एक बार समझा दें तब इन लाइनों को पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए 23 तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सबसे करीब कौन सा है? सबसे करीब सूर्य के बुध है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? शुक्र है, लेकिन पृथ्वीवासी जाना चाहते हैं कहाँ? मंगल। ठीक है, ये प्रश्न को यही सब वन लाइनर के रूप में दिया है। अक्षांश रेखा कहते हैं, क्या देशांतर रेखा कहते हैं। भारत कहाँ है भाई? भारत जो है पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित माही नदी काटती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 10 दिशाएं हो गए, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार हम लोग इतिहास को समाप्त किए, नागरिक शास्त्र को समाप्त किए, अब हम लोग भूगोल को समाप्त करने जा रहे हैं। 3 वीडियो में इसको आप देखेंगे। आइए शुरू करते हैं भूगोल को। पहले सिलेबस टू पॉइंट देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला उसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी के विषय में हम लोग आइए चढ़ा। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना होता है। ठीक है, और सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है? सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, जो कॉमन प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें गैसें होती हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? बुध को होना चाहिए, लेकिन कौन सा गर्म है? तो शुक्र गर्म है। क्यों शुक्र गर्म है? क्यों नहीं बुध गर्म है? क्योंकि बुध में के ग्रहों पे वजह है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए दिन का तापमान तो सभी ग्रहों से अधिक होता है, लेकिन रात उतनी ही ठंडी होती है। वही शुक्र क्या है? शुक्र जो है गर्म होता है। ठीक है, आइए उसी चीज को आगे देखा जाए। उसमें प्रकाश वर्ष पूछा है कई बार। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रम है। प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति सेकंड जो है होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड या 500 सेकंड का समय लगता है। सभी लाइन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में आएगा, कुछ पॉइंट नहीं भी आएगा तो आपको एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को खारिज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति। दूरी के अनुसार सूर्य से जो है बढ़ता क्रम, बुध, शुक्र यहाँ ग्रह है, और उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दूरी के हिसाब से दोनों आपको याद करना होगा। शुद्ध ग्रह किसे कहेंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट किसे कहते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ग्रहों की कक्षाओं के बीच में जो पाए गए पिंड होते हैं उन्हें शुद्ध ग्रह कहा जाता है। प्रश्न पूछ दे शुद्ध ग्रह पे एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे पहले किसने उपग्रह भेजा था? तो जापान ने भेजा था। किसने लकड़ी का उपग्रह भेज चुका है? तो जापान भी लकड़ी का उपग्रह भेज चुका है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मुझे लग रहा है आपको हम एक बार समझा दें तब इन लाइनों को पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए आपको हम अपनी भाषा में पहले समझाएं, फिर आपको वन लाइनर पढ़ाते हैं। आपको जानना है सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य, या आपके पूछेगा भारत द्वारा सूर्य का मिशन चलाया गया था। भारत द्वारा सूर्य का मिशन चलाया गया था। क्या नाम है? तो आदित्य एल1 नाम है। आदित्य एल1 नाम याद रखिएगा। कब छोड़ा गया? तो 2 सितंबर को छोड़ा गया था। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। ये डेट याद रखिएगा। अगर यहीं पे हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान भी लिख दें। चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? तो 14 जुलाई याद रखिएगा। 14 जुलाई से 23 अगस्त को छोड़ा गया था। यानी 2023 में 14 जुलाई को छोड़ा गया था, 23 अगस्त 23 में पहुंचा था। इसीलिए 23 तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन होती है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम के अंदर भी नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन परमाणु बम के अंदर विखंडन होता है, याद रखिएगा। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है, याद रखिएगा। तो शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद क्या है? बृहस्पति के बाद क्या है? आप कह सकते हैं शनि है। शनि के बाद क्या है? अरुण है। अरुण के बाद क्या है?
वरुण है, अरुण के बाद क्या है, वरुण ग्रह है, ठीक है, ये आप देखेंगे। अब देखिएगा प्रश्न क्या आपके एग्जाम में ज्यादा पूछेगा, इन दोनों के अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कौन सबसे करीब है, कम दिनों में कौन परिक्रमा करता है, तो बुध सबसे कम दिनों में करता है। सबसे करीब कौन सा है, सबसे करीब सूर्य के बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट क्या है, शुक्र है। लेकिन पृथ्वीवासी जाना चाहते हैं कहाँ, मंगल पे, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। इसे बायो सिग्नेचर गैस कहा जाता है। यहाँ जीवन संभव नहीं है। यह सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है। पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। आयतन में पृथ्वी के समान है। इन दोनों ग्रहों के पास, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास मात्र एक ही उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। इस चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 63 सेकंड लगता है। कितना लगता है, कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 नैनो सेकंड लगता है, ठीक है। और इस सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश में आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अब देखिएगा सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, इस बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे कम उपग्रह किसके हैं, पृथ्वी के हैं। सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनिमेड किसका है, बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस किसका है, तो मंगल का सबसे छोटा डिमोस है। टाइटेनियम किसका है, शनि का है। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। अपने अक्ष पे घूर्णन गति करते हुए सूर्य की परिक्रमण गति को करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ग्रह शुक्र और अरुण ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर न करके उल्टा करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। याद रखिएगा सबसे ठंडा ये होगा। सबसे अधिक दिनों में वरुण चक्कर लगाता है। लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न को यही सब वन लाइनर के रूप में दिया है जो अभी आपने पढ़ा और भी आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए आइए, मंगल को आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह फिबोस और डिमोस होते हैं। सबसे छोटा डिमोस होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। शनि का घनत्व तो सबसे कम, पानी से भी कम है और इसके चारों ओर स्पष्ट जो है वलय पाए जाते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिस पर पृथ्वी की भांति सघन वायुमंडल मौजूद है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। कौन करता है, अरुण करता है। जल की प्रचुर उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का क्षेत्रफल 59% का भाग ही केवल दिखाई देता। सी ऑफ इक्वलिटी या शांति का सागर चंद्रमा की सतह पर स्थित क्या है, एक मैदान है। प्लूटो वर्ष 2006 में IAU द्वारा ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में जो है डाल दिया गया। और नेक्स्ट देखिएगा, तुलनात्मक किया जाए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह से। जो स्टार्टिंग के ग्रह होते हैं आप देखे होंगे, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद वाले जो ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। फिर से नीचे देख लीजिएगा, ये सूर्य के निकट हैं और चट्टानों से बने होते हैं। ये सूर्य से दूर हैं और गैसों और तरल पदार्थों के बने होते हैं। इन उपग्रह की संख्या बहुत कम व शून्य होती है। कोई वलय नहीं पाए जाते हैं। इनके पास अधिक संख्या में उपग्रह और चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोब, पृथ्वी के स्थानों का निर्धारण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखा जाए। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप से वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब को भी पढ़ने से पहले आइए पहले हम कुछ अपनी भाषा में बता दें, फिर आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है, देखिएगा, अगर ये पृथ्वी है और 2 पृथ्वी हमने बना दिया और इस 2 पृथ्वी, अगर इस पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींचा जाए, ऐसे रेखा खींचा जाए तो इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी पर ऐसी रेखा खींचा जाए, ऐसी रेखा, तो इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है।
एक तो भूलेगा नहीं आपको, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। आपको दिशा के लिए एक दिन बताए थे क्लास में, जिधर भी आप खड़े हों, जो उधर भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो सर से ऊपर वाला, ऊ से ऊपर याद रखिएगा, ऊ से ऊपर, और ऊ से क्या होता है, उत्तर होता है, और दाहिने वाला हमेशा पूरब होता है। दाहिने वाला क्या होता है, पूरब होता है। अगर दाहिने वाला पूरब होगा तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। ये क्या होगा, पश्चिम होगा। और ये क्या होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा। अब बताइएगा, अब इसकी परिभाषा निर्धारित करते हैं। पृथ्वी की वो रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, स्पर्श करती हैं परिधि को, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, एक लाइन में याद करिए, डार्क कलर से लिखते हैं। इससे क्या ज्ञात करते हैं, इससे जलवायु ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं, इससे जलवायु ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आप कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो देशांतर रेखाओं से क्या ज्ञात किया जाता है, इससे समय ज्ञात किया जाता है। इससे समय ज्ञात किया जाता है। अब आइए एक और चित्र बनाते हैं। इस पृथ्वी को अगर हम ऐसे काट दें, छोटे बनाते हैं, तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस पृथ्वी को ऐसे काट दें तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी को हम ऐसे काट दें तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका जो है पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। भारत कहाँ है भाई, तो भारत याद रखिएगा, अगर पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी पर कुछ रेखाओं के विषय में आपको जानना होगा। ठीक है, कौन कौन रेखाएं होती हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जो रेखाएं होती हैं तो उसमें आपको मुख्य रूप से कुछ रेखाओं को जानना पड़ेगा, जो बड़े में हम यहाँ बना देते हैं। अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का एक रेखा जो दो बराबर भागों में काटता है, 0 अंश पे है यहाँ पे, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या इसी को विषुवतीय रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा या इंग्लिश में इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ कह सकते हैं 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पे एक रेखा है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ नीचे भी 23.5 अंश पे एक रेखा है जिसे जो है मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ 6.5 अंश पे एक रेखा है, इसे जो है आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक जो है आर्कटिक रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ भी 6.5 अंश पे एक रेखा है जिसे अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका रेखा जो है इसे कहा जाता है। और भारत यहाँ पे है, ये देखिए, ये है भारत। आप जानते होंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटता है। यानी भारत कहाँ है, तो भारत कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन ऐसे काट दिया जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। शुद्ध रूप से भारत कहाँ है, तो भारत जो है कह सकते हैं, भारत जो है पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। इसको बोलते हैं ध्रुव। ये कौन सा है, नॉर्थ है, उत्तरी है। ये क्या है, साउथ। ये दोनों को ध्रुव बोला जाता है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखेंगे, आपको नाम थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव इसको बोला जाता है। दोनों की खासियत एक ही होती है। खासियत क्या होता है, 6 महीना दिन 6 महीना रात, 12 महीना बर्फ से ढका होता है। ठीक है, यानी 12 महीना ये ध्रुव बर्फ से ढका होता है। 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। इसकी खोज किसने किया था, पूछता है कभी कभी। तो खोज एक पीने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज एमर्सन ने किया था। किसने किया था, एमर्सन ने इसकी खोज किया था। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, ये जो भूमध्य रेखा होता है इसको 2 बार काटने वाली एक नदी ऐसे गई और ऐसे गई फिर घूम के आ गई, यानी एक नदी काटी, इसे क्या बोलते हैं, तो कांगो नदी 2 बार इसको काटती है।
और पूछता है कभी कभी ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एक ऐसे गई और ऐसे फिर घूम के आई इसको, यानी 2 बार काट दी। ये कौन सी नदी होती है? तो लिम्पोपो नदी होती है। कौन सी? लिम्पोपो नदी। और इस मकर रेखा को 2 बार माही नदी काटती है गुजरात में। कौन सी नदी? माही नदी काटती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये रहता है और बीच में कुछ पॉइंट आएगा तो बताएंगे, ठीक है। अब आइए देखा जाए, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप से वास्तविक प्रतिरूप होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश ग्लोब को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। हमने अभी चित्र के माध्यम से आपको बताया। कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, ध्रुवों की बिंदु मानने पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, ठीक है। अक्षांश रेखा बताए थे ऐसे जाती हैं। किन्हीं 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान लगभग 111 किलोमीटर होता है। 2300 याद रखिएगा, 23.5 अंश उत्तरी 23.5 अंश जो है कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश कह सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, 23.5 अंश लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और ये चित्र जरूर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये चित्र भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। 23.5 अंश है, ये 66.5 अंश है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 360 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर होती है, जिसे गोरे नाम से जाना जाता है। 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान मध्यमान रेखा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 अंश देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, अर्थात जो है 15 देशांतर जो है 1 घंटा होता है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा निर्धारित होता है, जो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। कहीं कहीं नैनी भी लिखा रहता है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मानक टाइम GMT 5.5 घंटा आगे प्लस रहता है। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे पार करने पर 1 दिन का अंतर आता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसे साइबेरिया और अलास्का के कारण 8 स्थानों पर टेढ़ा मेढ़ा जो है खींचा गया है, ठीक है। अब आइए देखा जाए अक्षांश बनाम देशांतर रेखा को। आकृति देखी जाए अगर अक्षांश रेखा की, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर खींचे गए पूर्ण समांतर वृत्त है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो है अर्धवृत्त है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई आपस में जो है बिल्कुल बराबर होती है। पृथ्वी का तापमान कटिबंधों में निर्धारण होता है। किसी स्थान के समय और तिथि के कारण जो है इसका निर्धारण होता है। और ये पुस्तक है, जरूर पढ़ना चाहिए। टेट, सुपर टेट सब में काम आएगा। और जूनियर SST के लिए, पर्यावरण फर्स्ट पेपर के लिए 349 रुपए में आप QR कोड पेमेंट करके इसे मंगा सकते हैं। 2 से 5 दिनों में आप तक पहुंच जाएगा। या हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, examsiddhi.com से, या इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे टेट बुक तो इसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी। जो लोग नहीं जुड़े हैं बैच से जुड़िए 1100 रुपए में। आइए आगे देखते हैं हम लोग पृथ्वी की गतियों को देखा जाए। पृथ्वी की गतियों में क्या हम लोग को पढ़ना है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन या दैनिक गति कहला जाता है, जिसके कारण दिन और रात जो है होते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाता है। पृथ्वी का अंश उसके तच्छी समतल से 66.5 अंश कोण बनाता है। यह लंबवत रेखा 23.5 अंश झुकी होती है। पृथ्वी के परिक्रमण और अच्छी झुकाव से संयुक्त प्रभाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कह सकते हैं कि मौसम में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के 23.5 अंश झुकाव के कारण होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे उत्तर अयंत कहते हैं, और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे दक्षिणी अयंत जो है कहते हैं, और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को
सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होता है, इसे विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और 21 मार्च को बसंत ऋतु जो है होती है। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट लगभग 14.7 किलोमीटर होती है। अपसौर 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी लगभग 52.2 किलोमीटर पर होती है। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रतिदीप्त वृत्त जो है कहा जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में जो है घूर्णन करती है। अब आइए घूर्णन बनाम परिक्रमण गति देखा जाए। जो है घूर्णन गति दैनिक गति होती है, परिक्रमण गति वार्षिक गति होती है। पूर्ण होने का समय 23 घंटा 56 मिनट जो है होता है। इसका जो है परिक्रमण गति 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। देखिएगा घूर्णन गति क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु ऐसे अपने स्थान पे घूमे तो ये घूर्णन गति होगा, लेकिन कोई वस्तु अपने स्थान पे घूमते घूमते हमारे चारों ओर चक्कर लगा दे तो ये परिक्रमण गति हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कह रहा है परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति होती है और 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होती है। ये आप देखेंगे घूर्णन गति दैनिक गति यानी एक दिन में एक चक्कर लगाती है, ये एक दिन एक चक्कर लगाती है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का जो है 24 घंटे की ये गति होती है। और ये आफ्टर ब्रश है, आफ्टर ब्रश करने के बाद इसे जरूर सुबह खाना चाहिए। जिन लोगों को पढ़ने में नींद आता हो, सुस्ती आता हो, उन्हें कमजोरी हो, जरूर खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है क्योंकि बादाम के साथ सब जैविक चीजें इसमें मिली हुई हैं। ये अपने रेट से आप 50 रुपए डिस्काउंट में इसे आप खरीद सकते हैं आदित्य 2026 कोड लगाकर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या इस नंबर पर भी आप इसका लिंक मांग सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्रण देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मानचित्रण में क्या पढ़ना है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो है मानचित्र कहलाता है। मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट है पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्रों को जो है भौतिक मानचित्र जो है कहा जाता है। ठीक है। राज्यों, देशों, शहरों, गांव और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक जो है मानचित्र कहा जाता है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले विशेष विषय आधारित मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र जो है कहा जाता है। मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, पैमाना या दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 मध्यवर्ती दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम होता है। आइए इसको भी एक चित्र के माध्यम से दिखा दिया जाए, तब आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा। मैंने आपसे कहा कि आप जहां भी जिस दिशा में बैठे हों, जिस दिशा में परीक्षा दे रहे हों, उसके ऊ से ऊपर वाला, ऊ से ऊपर याद रखिएगा, ऊ से ऊपर और ऊ से क्या होगा उत्तर, और दाहिने जो आप देख रहे होंगे द से दाहिने, ये दाहिने वाला पूरब। ये 2 चीज आपको याद रखना है, बस 2 चीज याद रखिएगा, ईस्ट होगा और ये नॉर्थ होगा। इसका उत्तर का उल्टा करेंगे तो साउथ हो जाएगा। क्या होगा? साउथ या दक्षिण हो जाएगा। 2 जान गए, 2 अपने आप जान जाएंगे। अब देखिएगा क्या चीज छुपा हुआ है इसमें, पूरब का करेंगे उल्टा तो क्या होगा? पश्चिम होगा, वेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? दिशाएं मुख्य रूप से 10 प्रकार की होती हैं। 4 ये हो गया और चारों का कोना, इस कोने को क्या कह सकते हैं? इन दोनों दिशाओं का नाम ले लेंगे, क्या कहेंगे? पूर्वी उत्तरी कोना कह सकते हैं। संस्कृत में इसी को ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईशान कोण। ईशान किसका पर्यायवाची होता है? शिव का होता है, ईशान कोण कहा जाता है। यहां देखिएगा यह कोना क्या कह सकते हैं? यह कह सकते हैं पश्चिमी उत्तरी दिशा कह सकते हैं, या इसी को याद रखिएगा संस्कृत में वायव्य कोण कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में भी वायव्य कोण कहा जाता है। इन बीच वाले दिशा को क्या कहते हैं? कह सकते हैं पश्चिमी दक्षिणी। पश्चिमी दोनों चूंकि मिक्स है ना, पश्चिमी और दक्षिणी, और इसी को नेतृत्व कोण कहा जाता है। नेतृत्व कोण कहा जाता है, या ठीक है याद रखिएगा। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? पूर्वी दक्षिणी। क्या कहा जाएगा? पूर्वी दक्षिणी कहा जाए, दक्षिणी पूर्वी भी कह सकते हैं, ठीक है, कहा जाता है। या इसी को कह सकते हैं आग्नेय कोण कहा जाता है, आग्नेय कोण भी कहा जाता है। ठीक है, कितने हो गए?
2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हो गए। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी पूछा कि पूर्वी उत्तरी भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल याद रखिएगा 8 राज्य हैं। सबसे बड़ा असम, सबसे छोटा जो है सिक्किम। अब आइए इसमें पढ़ते हैं हम लोग। मानचित्रों पर वैश्विक आम सहमति से उपयोग किए जाने वाले मानक प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है। जलाशयों की दिखाने के लिए नीला रंग, पर्वतों के लिए भूरा रंग, पठारों के लिए पीला रंग, मैदानों के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। बिना पैमाने के केवल याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित खींचा गया आरेख रेखा चित्र कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब ये दिशा जरूर देख लीजिएगा। अब आइए पृथ्वी के 4 परिमंडल को देखा जाए। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन होते हैं? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल होते हैं। ठीक है। पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना है उसे स्थल मंडल जो है कहा जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल मंडल और मात्र 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार होता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें आकार में एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इन्हें यूराल पर्वत आपस में अलग करता है। नेक्स्ट आइए देखा जाए। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी, याद रखिएगा उत्तरी अमेजन नदी कह सकते हैं, अमेरिका में नहीं बल्कि या तो अमेजन नदी दक्षिण लिखा तो है, अमेजन नदी कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अगर कोई विशेष अगर देश पूछे तो वह देश ब्राजील कह सकते हैं। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका या कहाँ पे? ब्राजील में। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी या उसी को दिहांग नदी, उसी को सांगपो नदी, उसी को जमुना नदी भी कहा जाता है। लंबी नदी को गंगा नदी या पद्मा नदी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में जो है स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, जहां भारत के 2 प्रसिद्ध शोध केंद्र मैत्री और भारती जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका पर। ठीक है। यह एक और था गंगोत्री बंद कर दिया गया है। अभी 26 में एक नया खुला है मैत्री 4 के नाम से, मैत्री 2 के नाम से। ठीक है। पहले गंगोत्री 1982 में खुला, बंद हो गया। उसके बाद मैत्री और 2012 में भारती खुला। अब 26 में 12 के बाद अब 26 में खोला जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। इसी मैत्री को मैत्री 2 के नाम से प्रश्न आ सकता है। अंटार्कटिका पे जो शोध संस्थान 26 में खोला जा रहा है क्या नाम है? तो मैत्री 2 नाम है। अंटार्कटिका मतलब कहाँ? याद रखिएगा अंटार्कटिका और आर्टिका। अंटार्कटिका मतलब नीचे वाला दक्षिण ध्रुव पे, और आर्कटिक पे सह्याद्री के नाम से याद रखिएगा शोध संस्थान भारत का है। आइए देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है और जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के यस अक्षर जैसा है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीवन संभव बनाते हैं। आइए स्थल मंडल और पृथ्वी की संरचना देखा जाए। स्थल मंडल पृथ्वी की संरचना में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? भूपटि, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। ऐसे देखिए, इसको भी एक चित्र के माध्यम से यही बना देते हैं। अगर इस पृथ्वी में अंदर आप जाएंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा? ऐसे इस चित्र को ऐसे बना दिए। इस पृथ्वी को अगर जाएंगे तो ऊपर वाले में क्या मिलेगा? भूपट्टी, याद रखिएगा भूपट्टी मिलेगा। और इसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ आपको मेंटल मिलेगा, मेटल कहा था इसे। ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे क्या रहेगा? कोर रहेगा। प्रश्न क्या आता है?
यहाँ कोर है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आता है, कोर भाग में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। मेटल भाग में सबसे अधिक कौन सी धातु बनी पाई जाती है, तो सिलिकॉन पाई जाती है। आपका मोबाइल का चिप, सोलर पैनल सब किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस और सबसे पतली परत को भूपटि या क्रस्ट कहा जाता है। महाद्वीपीय भूपटि मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल परत कहते हैं। महासागरीय भूपटि मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा का परत कहते हैं। भूपटि के ठीक नीचे मेटल परत पाई जाती है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग 83% घेरती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो निकिल और लोहे से बनी होने के कारण नीफे कहलाती है। भूपटि और ऊपरी मेंटल के बीच पाई जाने वाली सीमा रेखा को मोह असमता कहते हैं। मेंटल जो है बाहरी कोड के बीच पाई जाने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असमता कहते हैं, ठीक है। भूपटि का निर्माण करने वाले तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लगभग 46.6%, उसके बाद जो है सिलिकॉन जो है पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चट्टानों के प्रकार को देखा जाए। चट्टान मुख्य रूप से जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। यहाँ एक बात देख लीजिए, चट्टान कैसे बनता है। चट्टान जो है ज्वालामुखी, आप जानते होंगे ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है उसको फटती है तो ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलता है क्या, राख, राख निकलता है, राख को क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा से क्या होता है, चट्टान का निर्माण होता है, और चट्टान से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो मिट्टी 8 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की, पूरे भारत में किस प्रकार की मिट्टी फैली हुई है, तो जलोढ़ मृदा फैली हुई है, जो नदियों के द्वारा बहाकर बनती है। आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टान के विषय में देखा जाए, तप्त मैग्मा, यहाँ मैग्मा हमने लिखा, या लावा के, ठीक है, राख को लावा कहते हैं, लावा के ठंडे होकर जमने से बनता है। और ये चट्टानों के चूड़ अवसादों के परतों के रूप में जमा होते हैं, अवसादी। कायांतरित अत्यधिक उच्च ताप पर दाब के कारण मूल चट्टान के रूप में बदलते हैं, यानी कुछ मिट्टी जो है नीचे दब जाते हैं जमीन के अंदर, जैसे सड़े गले पदार्थ, पेड़ पौधे सब मिट्टी के जो है गल की मिट्टी बन जाते हैं। तो मिट्टी बन के कुछ सालों बाद वो क्या होते हैं कि कोयला बन जाते हैं। कोयला कुछ सालों बाद छोड़ दिया जाए 1000 वर्ष तो ग्रेफाइट बन जाता है। वही ग्रेफाइट छोड़ दिया जाए कुछ सालों बाद तो वो हीरा बन जाता है। इसीलिए हीरा कोयले के खान में पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कायांतरित चट्टान होते हैं, रूप बदलने वाले होते हैं। आग्नेय चट्टान देखिएगा, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये जो है खेदार और कठोर होते हैं। अवसादी में इनमें परतें और जीवाश्म पाई जाती हैं। कायांतरित में अत्यधिक कठोर होती हैं और इनका पुनर्वनीकरण हो सकता है। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट उदाहरण है। अवसादी में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उदाहरण है। और कायांतरित में संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट जो है इसका उदाहरण है। आइए देखा जाए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में देखा जाए, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के द्वारा होता है। पृथ्वी के अंदर होने वाली गतियों के कारण सतह पर ऊपर उठना, धंसना आंतरिक प्रक्रिया कहलाता है, जैसे जो है भूकंप, ज्वालामुखी आदि। सतह के लगातार टूटने, घिसने, दोबारा बनने की प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें अपर्दन व निक्षेपण शामिल है। ऊंचाई और ढाल के आधार पर स्थलों रूपों के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार और मैदान 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ने से बनते हैं, जैसे हिमालय, अल्पस, राकीज और एंडीज पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला देखा जाए, भारत की अरावली श्रृंखला याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत पूछा जाए तो अरावली पर्वत होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मोत्स पर्वत क्या कहलाता है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या कहलाता है, जब पृथ्वी का एक बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से जो है विस्थापित होता है, जैसे राइन घाटी और विश्वजित पर्वत। ब्रह्मोत्स पर्वत या कह सकते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड और नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं से निकले लावा के संचय से बनते हैं, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका, फ्यूजियामा जापान में। अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ सपाट शीर्ष वाला विस्तृत भूभाग पठार कहलाता है, ठीक है।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। भारत का छोटा नागपुर का पठार, याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। वैसे नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई पहली राजधानी, या महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में है, लेकिन छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज जैसे खनिजों के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। समतल भूमि के बहुत बड़े और विस्तृत भूभाग को मैदान कहते हैं। ये आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों जैसे बालू, सिल्ट और मिट्टी के जमाव से होता है। भारत में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान विश्व के सबसे घने, बसे, उपजाऊ और कृषि के लिए सर्वोत्तम मैदान में से एक है। अब आइए हम लोग देखा जाए विश्व में भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, उसको देखा जाए। चित्र के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं, वही चीज यहाँ वन लाइनर के रूप में दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे भारत पूर्वी रूप से उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। बताए थे उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जा सकता है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 82 उत्तरी, जैसे 8.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 37.6 जो है उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। वो नेक्स्ट है, अच्छा 8 डिग्री और ये अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 जो है डिग्री जो है ये आपका पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत के पास 2.42% भूमि है विश्व की सापेक्ष। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग मीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.42% है। भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कुल चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा जो है 7516 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर और 7 पड़ोसी देशों की सीमा इससे मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ जो है लगती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल लद्दाख में और मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि न लिखा रहे तो इंदिरा पॉइंट होगा, याद रखिएगा। मुख्य भूमि लिखा है तो कन्याकुमारी होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा जो है कहते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला संकीर्ण समुद्री जलमार्ग पाक जल डमरू कहलाता है। आइए अब देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। धरातली बनावट के आधार पे भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक स्वरूपों में जो है बांटा गया है। कौन कौन? भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है का उदाहरण है। नवीन वलित मतलब नौजवान पर्वत, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से देखेंगे हिमालय को उत्तर से दक्षिण समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848.46 पहले थी, अब 8,850 मीटर है, क्योंकि अभी हाल में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से घोषणा किया है। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी में नेपाल में स्थित है, जिसे वहां सागर माथा कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तर का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बना हुआ है। प्रादीपी पठार देखा जाए, प्रादीपी पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार और जो है यह गोंडवाना लैंड का भाग होता है। दक्षिण भारत का प्रादीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, 2,695 मीटर है, जो अनाईमलाई जो है पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से जो है निर्मित जो है द्वीप है। अब आइए मृदा के विषय में देखा जाए। भारत में मृदा कितने प्रकार की होती है? तो भारत में मृदा जो है 8 प्रकार का जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में मृदा कितने प्रकार के पाया जाता है? 8 प्रकार की मृदा भारत में जो है पाई जाती है, ठीक है। अब आइए 8 प्रकार की मृदा में क्या क्या होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टियों को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 40% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है विशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। काली मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है, क्योंकि यह सूखने पर गहरी दरारें बन जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल इसमें मौजूद लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निक्षारण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। चाय, काफी, काजू की खेती लेटराइट मिट्टी पर सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आइए खादर बनाम बागर देखा जाए। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, खादर और बादल, यानी जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का, खादर मिट्टी, बागर मिट्टी। नई मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को जो है बागर कहा जाता है। एक कोड होता है बापू खान, यानी खान, खा से खादर, खादर मतलब नौ से नया, ब से बागर, बागर मतलब याद रखिएगा पुराना, ये पुराना इसमें लिखा हुआ है। यह नदी के बाढ़ वाले मैदान निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यह नदी के बाढ़ क्षेत्र से दूर स्थानों में पाई जाती है। इसमें महीन कण होते हैं, अतः यह अधिक उपजाऊ होता है। इसमें कंकड़ पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, यह कम उपजाऊ होता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए वनस्पति एवं जीव। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। भारत में वैसे 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक पर्णपाती वन और दूसरा जो है सदाबहार वन। पर्णपाती वन क्या होता है, अपनी पत्तियां सदा से जो है वो पतझड़ करा लेती हैं, और सदाबहार वन क्या करते हैं, पत्तियां जो है पतझड़ नहीं कराती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। उदाहरण महोगनी, एबोनी, रोजवुड। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये शुष्क गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मरुस्थलीय भागों में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जिनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटों का रूप लेती हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस और बबूल। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाने वाले ज्वारी वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। यह सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए प्रमुख वन प्रकार और उनके वृक्ष देखा जाए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होता है वहां पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, अनबुस, मोहगनी, बांस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहां 70 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बीच वर्षा होती है, जैसे सागौन, साल, शीशम, चंदन, नीम, ठीक है। मैंग्रोव वन जहां तटीय दलदली क्षेत्र होता है, खारा जल होता है, सुंदरी, कैसूरीना, फोनिक्स जो है आपके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। अब आइए लास्ट बचा हुआ है भारत की जलवायु, ठीक है। भारत की जलवायु को हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद ये हम लोग चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं भारत की जलवायु को, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में मौसीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम होता है। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहा जाता है। भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन प्रणाली द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट पर जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले प्रवेश करता है। विश्व तथा भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित महसिन राम में होती है, जो खासी पहाड़ियों पर जो है स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में मई जून में महीनों में चलने वाली अत्यंत गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है।
ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में गरज के साथ होने वाले तीव्र वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक एवं केरल में मानसून पूर्व होने वाली बौछार को आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम की फसल को पकाती है। शीत ऋतु गर्मियों के बाद जो उत्तरी पश्चिम भारत पंजाब यूपी में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा सर्दियों में लौटते हुए मानसून के या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा एल नीनो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। एल नीनो याद रखिएगा 2026 में आया है, इसलिए इस साल गर्मी अधिक पड़ेगी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋतुओं के आधार पर वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होता है, संपूर्ण भारत में होता है। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, भूमध्य सागरों से उत्पत्ति होती है और उत्तर पश्चिम पंजाब हरियाणा में होता है। शीतकालीन वर्षा तटों पे उत्तरी पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून के कारण होता है। यह जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई में होता है। आइए नेक्स्ट, भारत के आर्थिक संसाधन देखा जाए। खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक कोयला अगर पूछे तो उड़ीसा से निकाला जाता है। मैगजीन भी उड़ीसा से निकाला जाता है। झारखंड की झरिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज खाने कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्खनन के लिए भारत का सबसे प्रमुख स्थल है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ और छत्तीसगढ़ का बेल्डिया क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले लौ एस के लिए माने जाते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक जो है असम डिगबोई वर्ष 1901 में स्थापित किया गया। मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला भारत में अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानें भारत में प्राथमिक सोना उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेड होता है। इसकी प्रसिद्ध जादूगुड़ा खान झारखंड में स्थित है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट बालू होता है, जो केरल के तटीय बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर भारत का एक प्रमुख जो है परमाणु संयंत्र है। पारंपरिक बनाम गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन देखा जाए। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो सदियों से चला आ रहा है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी जो हम लोग नया निकाले हैं। पारंपरिक ऊर्जा ये सीमित है तथा इनके लगातार उपयोग से समाप्त होने का भय है। गैर पारंपरिक ऊर्जा ये असीमित नवीनीकरण है तथा इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा में इनके दहन से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता है। ये पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त होते हैं। यातायात, व्यापार और संचार, आइए इसको देखा जाए। ये दो पेज का, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यातायात, व्यापार, संचार में देखा जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो उत्तर से श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है संयुक्त रूप से माना जाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 को डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे का प्रशासनिक मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, जो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक फैलता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद प्रयागराज में नैनी के बीच हवाई डाक सेवा से हुआ था। गुजरात तक कांडला बंदरगाह एक प्रमुख ज्वारी बंदरगाह है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तथा चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। किसी देश के कुल निर्यात कुल आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। भारत में डाक सूचकांक संख्या पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुआ था। इसी के साथ ही आज की क्लास ही ओवर करते हैं। हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।